सभी को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले हम गणेश वंदना करेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं कुछ देर के प्रॉब्लम हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ के नए व्याख्यान। सब लोग इस व्याख्यान का हर रोज इंतजार करते हैं कब 3 बजेंगे और कब व्याख्यान शुरू होगा। और हम लोगों को भी अभी आदत पड़ गई है कि हर रोज किसी नए को हम सुनना चाहते हैं, उनके नए विचार सुनना चाहते हैं। जब मुझे पता चला कि प्रवीणा मैडम और लोगों से कुछ अलग सोचती है, अलग तरीके से वो वास्तु का अभ्यास, वास्तु का संशोधन करती है, तो मीना मैडम की वजह से मुझे पता चला कि इनका बहुत अच्छा स्टडी है। और मैंने फिर उन्हें कहा कि आप इधर एक व्याख्यान दीजिए हमारे वेद चक्षु व्याख्यान माला में। और वो काफी विस्तृत है, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला हमारे लिए, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और जिनकी वजह से इनका इंट्रोडक्शन हुआ है मैडम का, स्मिता गिरी मैडम, तो मैं उन्हीं को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका परिचय इधर कराएं सभी से। नमस्ते। स्मिता मैडम। हाँ, नमस्ते। 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 बोलिए सब मैडम। सबका स्वागत है। प्रवीणा माथुर जी ऐसे ही फ्रेंड बन गई थी, जैसे मैंने वेदोचक्षु का या लीलाश्री का जो एडवर्टाइज में वेबिनार का बहुत सारे ग्रुप्स में डालती थी, तब प्रवीणा जी ने मुझे इंक्वायरी की कि पुणे से आप लोग हैं, क्या करते हैं। तो उस टाइम हम लोगों की अच्छी से फ्रेंडशिप हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करती है, तभी उन्होंने बताया कि वो सिविल इंजीनियर है। देखिए, सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने वास्तुशास्त्र किया है, और सिर्फ वास्तुशास्त्र किया नहीं है, उसकी आचार्य है। आचार्य का मतलब क्या है कि जो पढ़ाते हैं, आचार्य ज्योतिष लोग तैयार करते हैं,
या वास्तुशास्त्री तैयार करते हैं, जिनको सिखा पढ़ा के आगे लेके आते हैं। तो प्रवीणा माथुर जी का इंट्रोडक्शन मैं कर देती हूँ। ये वास्तुशास्त्राचार्य है, ज्योतिष शास्त्र की भी आचार्य है, सामुद्रिक शास्त्रीय शास्त्राचार्य है, और अंक शास्त्री का IFS का उदयपुर के चैप्टर से इन्होंने अंक शास्त्र किया है। जनार्दन राय विश्वविद्यालय से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है वास्तुशास्त्र में। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से ज्योतिष में डिप्लोमा एवं गुरु पंडित निरंजन जी भट्ट के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया है। देखिए कितने ऊंचे गुरुओं से उन्होंने अपने अभ्यास कंप्लीट की है। वर्तमान में मार्तंड ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र उदयपुर में ये चलाती है और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस है। इनका अनुभव 15 वर्ष से वास्तु वैदिक ज्योतिष के भिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाना, कुंडली निर्माण, वास्तु निरीक्षण एवं परामर्श, वैदिक ज्योतिष परामर्श, भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, संगोष्ठियों में भाग लिया है इन्होंने, और वहां उनका बहुत बड़ा गौरव हुआ है। ज्योतिष गौरव और ज्योतिष सम्मान हुआ है। वास्तु विशेषज्ञ, वास्तु मार्तंड, ज्योतिष प्रभाकर, ज्योतिष रत्न, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष भास्कर आदि सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में विभिन्न संस्थान द्वारा आयोजित वेबिनार में सम्मिलित रही है। अभी उदयपुर नक्षत्र ज्योतिष शोध संस्थान का सह कोषाध्यक्ष एवं महिला प्रकोष्ठ का पद संभाल रही है। इतनी जानी मानी वक्ता आज हम लोगों को मिली है, तो आज उनको सुनने के लिए हम सब बेताब है। तो मैं प्रवीणा जी से विनती करती हूँ कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। धन्यवाद स्मिता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत। आप सभी ज्योतिष में सूर्य समान हैं और सूर्य समान के सामने एक छोटा सा दीपक। क्या ज्यादा बोलूं मैं अपने बारे में, आपने इतना कुछ हूं नहीं जितना आपने बोला। हाँ, सेमिनार्स वगैरह ये सब चीज ठीक है, लेकिन फिर भी आप सबका सहयोग और आपकी मित्रता आज ये क्षण लेकर आई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कि इस श्रृंखला में मैं संस्कृत विद्यालय जो संस्कृत महाउत्सव है 2020 का और वेद चक्षु व्याख्यान माला के अंतर्गत आज आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। अपना जो आज तक सिविल इंजीनियरिंग के साथ में मैंने सिर्फ वास्तु को ही अपना प्रोफेशन बनाया और इसी में ही काम किया, और हमेशा ये था कि जॉब पे जाने की बजाय घर में रहकर यदि कुछ अच्छा काम किया जाए तो मेरी शुरू से यही रही है। और अपना ऑफिस अपना मार्तंड ज्योतिष और वास्तु केंद्र में चलाती हूँ। सॉरी मैडम जी, मेरी आवाज सही आ रही है? सॉरी मैडम, आपके यहाँ पर दो डिवाइस चालू है क्या? आपके दूसरे जिसका ऑडियो बंद कर दीजिए, वो इको आ रहा है उसका। सिर्फ ऑडियो बंद कर दीजिए, उसका वीडियो चालू रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ अभी बात। ऑडियो तो म्यूट पे ही है। नहीं म्यूट नहीं, उसका ऑडियो जो रहता है ना, मोबाइल है ना, तो उसका जो ऑडियो है उसको डिस्कनेक्ट करना है। अभी ठीक है? वहाँ पे 3 आइकॉन है ना, तो जो राइट वाला आइकॉन है, नहीं राइट वाला आइकॉन है, उस पर क्लिक कीजिए, डिस्कनेक्ट ऑडियो ऐसा आएगा उधर रेड कलर में। वो सबसे लास्ट वाला जो मोर लिखा है ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए और डिस्कनेक्ट ऑडियो कीजिए उधर। सबसे लास्ट वाला आइकन फिर वो फोन है ना दूसरे रूम में। हाँ। मोर नहीं, लैपटॉप पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, फोन के ऊपर जो है ना। अच्छा, फोन के आपने लॉगिन किया है ना फोन के ऊपर? नहीं, फोन पे लॉगिन नहीं तो किया। उसको आप है ना
अच्छा, तो आपके रूम में फिर इको आ रहा है क्या थोड़ा? फोन पे लॉगिन नहीं है मेरा, मैं लैपटॉप से लॉगिन कर रही हूँ। नहीं है ना, ठीक है ठीक है। शायद आपके रूम में इको आ रहा है थोड़ा सा। इको आ रहा है? ओके, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अभी आवाज सही आ रही है? हाँ, थोड़ा इको आ रहा है इधर। थोड़ा इको आ रहा है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है? थोड़ा आ रहा है, शायद रूम का भी इफेक्ट होगा शायद। अच्छा, डायरेक्शन चेंज करूँ? नहीं, ठीक है, चालू रखिए, आप देखते कुछ देर बाद होता है तो मैं बोलूँगा। एक मिनट में चेक करके बताती हूँ। कोई डिवाइस ऑन, अभी आवाज सही आ रही है? इसका नेट ऑफ कर दे, नेट से हो सकता है, नेट से। स्मिता मैम, आवाज सही आ रही है मेरी? उज्जवल जी, हेलो? उज्जवल जी, अभी सही आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, सही है। अभी को नहीं कर रहा? अभी ठीक है, अभी ठीक है, कीजिए अभी। ठीक है। यस यस। सभी को नमस्ते। ओम गंग गणपते नमः। आज जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं और युगल छवि के चरणों में वंदन करते हुए, अपने गुरु को वंदन करते हुए और सभी समस्त श्रोताओं को वंदन करते हुए मैं आज का व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज के व्याख्यान का टॉपिक रखा है आधुनिक युग में वास्तु। आधुनिक, हम क्या क्या बातों पे विचार करेंगे, मैं एक बार आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि हम वास्तु में 5 तत्व देखेंगे। आभा मंडल पे क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करती है, ऊर्जा क्या काम करती है, और इन 5 तत्वों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पर्यावरण और स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और फिर भवन निर्माण की जो व्यवस्था है किस तरह से हम उसको देखेंगे, और फिर वास्तु में जो ग्रहों का संबंध है, ग्रह, राशि और नक्षत्र किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। और रंगों से और वृक्ष और पर्यावरण का संतुलन बनाते हुए हम इस आधुनिक युग में कैसे अपना जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं, उस पे आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करने जा रही हूँ। जो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह मेरे गुरु गम्य है, और अपने उनके सूत्रों को और अपने अनुभवों को, जो जो लोगों को मैंने रेमेडी करवाई है, उनको जो जो फायदा मिला है, उसी का एक संक्षिप्त बहुत शॉर्ट में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और पहले ही स्टेप में मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि वास्तु सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल चीज है, जिसको शब्दों में ढालना शायद एक असंभव तो कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन एक मुश्किल कार्य जरूर है। लेकिन फिर भी इस वेबिनार के थ्रू, इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, यदि हम अपने रिसर्च का, हम अपने अनुभवों का आदान प्रदान
यदि इस माध्यम से कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। उसी के ऊपर मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रही हूँ, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक वहाँ जाकर वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का दृश्य, वहाँ की परिस्थिति, उस देश में क्या स्थिति होती है, वो सब चेक करने के बाद ही हम 100% या कुछ % रिलीफ या हम भी पा सकते हैं। इसलिए पहले ही स्टेप पे बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल वास्तु है, आप उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर्सनल किसी की भी कोई बात नहीं हो रही है, सामान्य जीवन पे। और अब तक मेरे अनुभव और जो भी मेरे संपर्क में आए व्यक्ति हैं, उनको मैंने क्या क्या रेमेडीज करवाई और क्या क्या उनको प्रभाव पड़ा। तो चर्चा हम शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले कि वास्तु क्या है। जैसा कि सभी जानते हैं, जिसका कोई अस्तित्व है। वास्तु शब्द का मतलब है कि जो जिसका कोई अस्तित्व है और वह प्रभावशाली है और विद्यमान है, वही वास्तु है। जिस स्थल पर हम निवास करते हैं उसे हम वास्तु कहते हैं, और उससे संबंधित विज्ञान को ही हम वास्तु विज्ञान या उससे संबंधित शास्त्र को ही हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, मेरी सभी को आवाज सही आ रही है? आवाज में थोड़ा हिस्सा, ऐसा हिस्स जो रहता है ना साउंड, वो आ रहा है मैडम। हाँ? लेकिन अभी उसका पता नहीं है ये एंड टाइम पे रेमेडी होगा या नहीं। अच्छा, तो आप बताएं कुछ इसमें चेंज करना हो तो। आपके पास दूसरा कोई डिवाइस है क्या? मोबाइल है। हाँ, तो फिर दूसरे डिवाइस उनको रेडी करने के लिए कहिए किसी फैमिली मेंबर को, तब तक हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, फिर उस पर भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इतना अच्छा दिन और मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए उज्जवल जी आपको धन्यवाद। ये वास्तु एक प्राचीन वैज्ञानिक जीवन शैली है। यह वह विद्या है जो हमारे जीवन में खुशहाली, संपन्नता और अच्छाइयों की वृद्धि कर सकती है। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद में, अथर्ववेद में भवन विन्यास, वास्तु और स्थापत्य कला का वर्णन किया गया। उसी के आधार पर यह आज हमारे तक पहुंची है। इसके अंदर ये बताया है कि हम सब जने पांचों तत्वों से, प्रकृति की हर वस्तु, सभी वस्तुएं पांचों तत्वों से ही बनी है। आकाश से वायु बनी, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी में पांचों तत्व विद्यमान है। अग्नि में एक तत्व कम मिल जाएगा, जल में फिर एक तत्व कम होगा, वायु में और एक तत्व कम है, और आकाश में सिर्फ शून्य है। आकाश शून्य है, अवकाश है। इन्हीं तत्वों का महत्व, और प्रकृति की हर चीज पिन से लगा के प्लेन तक इन पांचों तत्वों से ही निर्मित होती है। और जो पांचों तत्वों से निर्माण कोई भी वस्तु का होता है तो उसका एक आभा मंडल बन जाता है। आभा मंडल हर जीव और निर्जीव वायु का आभा मंडल है। जीव के अंदर सजीव जो वस्तु है, या हम पेड़ पौधे, ये सब हम मनुष्य, उनके अंदर 49 परतें होती है, 49 वायु, जिसको हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और निर्जीव में 9 परतें आभा मंडल की होती है। आभा मंडल यानी ऑरा मनुष्य के भावात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति की सूचना देती है, जो विभिन्न प्राकृतिक रंगों के सम्मिश्रण के रूप में दिखाई देता है। आभा मंडल का आकलन करने के लिए हमारे घर, कार्यालय में प्रभावित कॉस्मिक एनर्जी, जो प्रवाहित है, ऊर्जा, जो एनर्जी प्रवाहित है, वही हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती है। तो जिस स्थान पे हम कार्य करते हैं या जिस स्थान पे हम निवास करते हैं, तो वहाँ का चारों ओर का वातावरण, वो जिस भूमि पे वो भवन बना हुआ है या मकान बना हुआ है, उसका नक्शा, दिशा की स्थिति, प्रत्येक कमरे की बनावट और स्थिति, मकान का केंद्र स्थल,
उस भवन का सजावट, उसका रंग, उसका प्रवेश द्वार और बाग बगीचे आदि का अध्ययन करना होता है आभा मंडल चेक करने के। तो ये सब हमारे एक ग्रह वास्तु में ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। तो वास्तु नियमों का पालन कर हम वातावरण और निवास स्थान में व्याप्त ऊर्जा को बैलेंस करके हमारे जीवन में सुख सुविधा और सफलता हम अर्जित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति का साथ देकर, यदि हम प्रकृति का साथ दें तो हम प्रकृति से बहुत सारा बल प्राप्त कर सकते हैं और यही कार्य वास्तु करता है। वास्तु हमें किस तरह से प्रकृति से जोड़े रखता है वो अब हम आगे के पॉइंट्स पे जानेंगे। इन नियमों के अनुसार भूमि, मकान, व्यावसायिक स्थल के चारों ओर व्याप्त कॉस्मिक एनर्जी में उचित परिवर्तन और संशोधन करने से हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। क्या लाभ हमें वास्तु को, यदि नियमों को हम पालन करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा हमें? हमें सुख समृद्धि मिलेगी, खुशहाली का रास्ता मिलेगा, पारिवारिक संबंध सुधरते हैं, संबंध हमारे प्रगाढ़ होते हैं, स्वास्थ्य में अच्छा सुधार रहता है, हम स्वस्थ बने रहते हैं और हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन जो भी है वो हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़े, इसीलिए हमें घर का निर्माण करते हैं। तो ये लाभ थे और ये आभा मंडल पे कार्य था। तो बात आती है ऊर्जा की, यानी जितनी भी सारी बातें करी हमने प्रकृति से हम किस तरह से, जो नैसर्गिक ऊर्जा है वो हम किस तरह से प्रदान हमें हो सकती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्राण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में उसके अंदर व्याप्त है और वही ऊर्जा भौतिक रूप में हम विद्युत कहते हैं इसी ऊर्जा को। और इस ऊर्जा के बहुत से रूप हैं और इसी विद्युत चुंबकीय तरंगें सौर मंडल के अंदर है और यही हमारे शरीर के अंदर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके कारण हमारा हृदय क्रियाशील है, हमारा मस्तिष्क सक्रिय है, हमारी 10 इंद्रियां कार्य करती है। यह विद्युत या ऊर्जा ही हमें जीवन शक्ति यानी चेतना प्रदान करती है। तो लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है, विज्ञान ने इतनी उन्नति करी, उज्जवल जी मेरे दूसरे डिवाइस से आप अलाउ करिए। जी क्या नाम है उसके ऊपर? क्या नाम है? प्रवीणा माथुर। हाँ अभी आप एक्चुअली एडमिट हो चुकी है, आप बात कीजिए, अब वहां से अच्छी आवाज आ रही है। इससे आ रही, लैपटॉप से आपका वो डिवाइस भी एक्टिवेट है? हाँ यस यस, आप अनम्यूट कीजिए उसको मैं अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट कीजिए वो डिवाइस पे, वहां पर भी कोस्ट बना रहा हूँ आपको। अनम्यूट किया अभी उधर से? हाँ लेकिन कर दिया। हाँ वो कंप्यूटर लैपटॉप को बंद कर दीजिए, ऑडियो कीजिए, अभी बात देखते हैं। हेलो आन लीजिए और बात कीजिए। आ रहा है सही आवाज? हाँ ठीक है, अभी वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है मैडम, आप कुछ सेंटेंस बात करेंगी तो और पता चल जाएगा। तो विज्ञान ने जो हमारी उन्नति करी है उसमें क्या हो रहा है कि इतनी सारी इलेक्ट्रिक वस्तुएं हम काम में ले रहे हैं, इतने मोबाइल, इतने हाई टेंशन लाइन, इतने कंप्यूटर, एसी, टावर,
टीवी, स्विच बोर्ड, ट्यूबलाइट, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हमको उससे। अभी सही है आवाज? जी मैडम, अभी अच्छी आ रही है। अभी अच्छी आ रही? यस यस मैम। तो हम वास्तु के अंदर यही चीजें हमें चेक करनी है कि जाने अनजाने ये ऊर्जा हमसे डिस्टर्ब ना हो जाए। इस ऊर्जा का हम कितना मैक्सिमम अपने जीवन में इंक्लूड कर सकते हैं, उसी पे हम आज बात करेंगे। दूसरा आता है कि जल ही जीवन है। जहां पे भी जल है, घर में जो भी हम जल का स्थान देंगे तो वहां पे आर्द्रता अपने आप आ जाती है। तो जल का स्थान भी हमने किस दिशा में होना चाहिए, और जल की महत्वता हमें सभी को पता है, इसीलिए हमें जल को उचित स्थान दिया है। विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ में क्षीर सागर में जल में ही निवास करते हैं। और वायु की महत्ता आप देखिए कि स्वास्थ्य के लिए वायु की महत्ता। जब भी हम भवन का निर्माण करते हैं और जैसे ही दीवारें खड़ी करके जब हम छत डालते हैं तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस उस भवन का क्रिएट हो जाता है, यानी हम हमारा खुद का अपना एक आकाश निर्मित हो जाता है। तो वो वायु तत्व, उसके अंदर वायु के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है और 1% अन्य गैसें होती है। तो घर के अंदर वायु तत्व किस तरह से हम खिड़की, दरवाजे, इन सब की कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, कितनी दिशाएं होनी चाहिए, उसके हिसाब से पूरा एक भवन का नक्शा हम तैयार करते हैं। और फिर हम वायु तत्व उसके अंदर मैक्सिमम इंक्लूडिंग वेंटिलेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे ही पर्यावरण यानी और स्वास्थ्य, बिना पर्यावरण प्रकृति का तालमेल वायु तत्व का, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन वो कहाँ जाएगी और हमें ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगी। तो घर के अंदर पर्यावरण का और पेड़ पौधों का उचित दिशा में होना, और कौन कौन से शुभ पेड़ हैं, कौन से अशुभ पेड़ हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगी आपको नक्षत्र के अनुसार, तब हम उसका संयोजन हमारे उसमें करेंगे। तो वास्तु को हमने 3 भागों में, मैं बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करती हूँ कि सबसे पहले वास्तु का यूज कहाँ करेंगे। वास्तु का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है भूमि चयन से। भूमि चयन अब आजकल बहुत महंगा हो गया है। ज्यादातर लोग अब कॉम्प्लेक्स में रहना चाहते हैं और बड़े महानगरों में सब में बने बनाए मकानों की ज्यादा महत्ता है। लेकिन फिर भी भूमि वास्तु एक सबसे पहला टॉपिक आता है। यदि हमने भूमि चयन सही दिशा में किया, सही तरह से किया, तो एक आप समझ लीजिए कि काफी चीजों से हम बच सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि आप कंकाणी संख्या निकालें, आपका नाम और आपका नगर का नाम उसके सूत्र से निकाल करके ये दिशा, किस दिशा में मुझे भवन बनाना चाहिए, ये नगर की ये दिशा मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं, ये नगर जैसे उदयपुर है, उदयपुर के कौन सा एरिया मेरे लिए सुटेबल है, तो मैं भूमि किधर लेऊं। तो सबसे पहला पॉइंट वहां आ जाता है। फिर जो व्यक्ति भवन बनाना चाहता है उसकी दिशा, उसकी राशि के अनुसार उसकी दिशा डिसाइड करते हैं। उसके अंदर है मेष, सिंह और धनु राशि के यदि व्यक्ति हैं तो उन्हें पूर्व दिशा की तरफ मकान लेना चाहिए, पूर्व दिशा का मकान लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए। और वृषभ, कन्या और मकर राशि है तो उन्हें दक्षिण दिशा का प्लॉट, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है तो उन्हें पश्चिम दिशा का प्लॉट, और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है तो उन्हें उत्तर दिशा का प्लॉट लेना चाहिए। या आप कोई भी कॉम्प्लेक्स में यदि बना बनाया मकान खरीदते हैं तो उसमें वो दिशा जरूर देखनी चाहिए। आजकल तो प्रेजेंट जमाने में देखा है कि सब लोग
इतना बजट नहीं होता है, इसलिए बना बनाया मकान को ही महत्व दे रहे हैं और बुक करा के आते हैं कि हमारा फ्लैट 1 साल बाद तैयार होगा। तो वहां जाकर उसके भूमि की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता जरूर जरूर चेक करें कि वहां की मिट्टी आपको क्या प्रभाव डालती है। तो भूमि की गुणवत्ता के भी 4 प्रकार है। ब्राह्मणी भूमि होती है, क्षत्रिय भूमि होती है, वैश्य भूमि होती है और शूद्र भूमि होती है। आवाज सही आ रही मेरी? मैं अभी अच्छी है आवाज। आवाज सही आ रही? जी जी अभी अच्छी आ रही है आवाज। ठीक ठीक। फिर जो भूमि या जो फ्लैट हम डिसाइड करेंगे उसका आकार कैसा है। सबसे पहले कोशिश करें कि आयताकार आकार हो उसका। वर्गाकार आकार शुभ रहता है, लेकिन वर्गाकार आकार में प्रॉपर संयोजन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि इतना नहीं हो पाता है, इसलिए आयताकार। लेकिन आयताकार में भी आप ये देखें कि साइज ऐसी हो उसकी, जितनी चौड़ाई है उस लंबाई उसकी दुगनी से ज्यादा ना हो। यानी यदि 30 फीट चौड़ाई है तो 60 फीट से ज्यादा उसकी लंबाई ना हो। अगेन वहां पे यही प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। सब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों। जब तक हमें क्यों का पता नहीं हो तो हमें क्यों का मतलब है कि जो ऊर्जा प्रवाह जो चलता है वो किस तरह चलता है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ। यदि एक आयताकार प्लॉट है तो वहां का ऊर्जा प्रवाह हमने चेक किया, बहुत अच्छा। उसकी कंटिन्यूसली ऊर्जा, वहां की एनर्जी डेवलप होती रहती है और इस तरह से मूव करती रहती है। लेकिन आयताकार से ज्यादा, यानी 60/30 का एक एग्जांपल लेके मैं बात करूं तो यदि 60 से ज्यादा जहां पे लेंथ हुई, लंबाई की दुगनी से ज्यादा यदि लेंथ हुई, तो वहां पे जो एनर्जी का लेवल है वो टूट टूट कर आता है, कट कट कर आता है। इसलिए आयताकार का माप भी एक बहुत अच्छा माप है। बस ध्यान ये रखना है कि उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई दुगनी से ज्यादा कभी नहीं हो। और कुछ नाप ऐसी है, जैसे 60/30 का है तो वो बहुत अच्छा नाप है। 25/50 का नाप है, वो भी एक अच्छा नाप है। लेकिन 60/40 का यदि प्लॉट का चयन कर रहे हैं तो वो 40 एकदम एग्जैक्ट 40 ना लें, उसको कम या ज्यादा 41 या 42 करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या 60/60 का आजकल एक और भी फैशन में है कि लोग फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको बुलाते हैं। तो हमने देखा कि 60/60 या 100/100 के जो फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं वो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और वहां पे वास्तु का हम बहुत मैक्सिमम इंक्लूडिंग कर पाते हैं। तो ये आकार और नाप का भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस आकार में कई बार ऐसा होता है कि जब कॉलोनी की कॉलोनी बनती है तो वहां पे देखा कि लास्ट का प्लॉट गौमुखी हो जाता है, कभी प्लॉट सिंहमुखी हो जाता है। तो गौमुखी प्लॉट जो है वो निवास स्थान के लिए शुभ रहता है। गौमुखी प्लॉट उसको कहते हैं जहां पे आगे से संकरी हो, यानी आगे 25 फीट की चौड़ाई है और पीछे 30 फीट की चौड़ाई है, तो वो फिर भी वैलिड है गौमुखी की वजह से। लेकिन सिंहमुखी यदि प्लॉट है तो वो निवास स्थान के लिए ठीक नहीं है, फिर आप उससे कमर्शियल यूज करें तो वो वहां ज्यादा शुभ परिणाम देती है। ऐसे ही ढलान भूमि चयन में जब जाते हैं तो वहां की, या कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना फ्लैट खरीदने जा रहे हैं और वो निर्माण कार्य चल रहा है वहां, तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं कि वहां पे ढलान किस साइड में। ढलान हमेशा ध्यान रखें कि दक्षिण से उत्तर की तरफ उसकी ढलान होनी चाहिए या पश्चिम से पूरब की तरफ ढलान होनी चाहिए, वही शुभता प्रदान करती है। भूमि के उस भूखंड के समीप कितने मार्ग गुजर रहे हैं, क्या आगे पीछे 2 मार्ग हैं या 3 तरफ रास्ते हैं, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखने का है। या जो प्लॉट जो भूमि हम सेलेक्ट कर रहे हैं या जो फ्लैट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां किसी भी प्रकार का वैध तो नहीं है, उसके मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए, बड़े खड्डे नहीं होने चाहिए,
बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां नहीं जलनी चाहिए। तो इस तरह के कोई बड़ा पेड़ की छाया तो वहां नहीं पड़ रही है, या उससे भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग की छाया तो उस पर नहीं पड़ रही है। तो ये वेद का पॉइंट जरूर आसपास जब आप साइट सिलेक्शन करें तो उसमें ध्यान रखें। फिर जो भूमि जिसपे फ्लैट या आपका बेंगलो बनने जा रहा है, उसका कोई कोण कट तो नहीं रहा है, यानी 90 डिग्री से कम ज्यादा जब भी कोई कोण होगा तो कोई ना कोई एक कोण जरूर कटेगा, और वो कटे हुए कोण का बैड इफेक्ट या वहां की ऊर्जा का ह्रास जो हो जाएगा, तो वो हमें ध्यान रख के हमेशा देखें कि समकोण पे 90 डिग्री पे ही उसके सारे भुजाएं मिलने भी हो, या जहां कटता है तो दूसरा एंगल बढ़ भी जाता है, तो कटाव और विस्तार दोनों ही ना हो। भूखंड के कोण हमेशा 90 डिग्री पे मिले हुए रहना चाहिए। वहाँ आसपास के किस तरह के लोग रहते हैं, जैसा जैसा हमारा मध्यम, हम मीडियम क्लास में आते हैं या हम हाई सोसाइटी के हैं, तो हमें भी वैसा ही सिलेक्शन करना चाहिए आसपास के परिवेश पे भी हमारा रहन सहन, क्योंकि जब हम रहेंगे तो हमारा आसपास पे रहने वाले लोगों का भी प्रभाव हमारे ऊपर आता है। ऐसे ही वो लोकेशन कैसी है, क्या बहुत ज्यादा शोरगुल है वहां पे, या शांत, बहुत ज्यादा सुनसान है ऐसा नहीं हो, या बहुत मार्केट के पास नहीं हो। कोई कोई बड़े मंदिर आसपास में होता है तब भी वहां पे बहुत पब्लिक का आना जाना रहता है। तो घर हम इसीलिए बनाते हैं कि जब हम अपने वर्क प्लेस से घर जाते हैं तो वहाँ शांति का अनुभव कर सकें। आसपास की लोकेशन भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। इतनी तरह की ऊर्जाओं का, ये सब जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सब ग्रंथों से ली हुई है, पुराणों से ली हुई है। जैसे इसके लिए स्पेशली बना हुआ है मय वास्तु है, विश्वकर्मा वास्तु है, मानसागर है, प्रसाद मंडल है, ऐसी कुछ ग्रंथ हैं जिनसे हमने ये सारा मैटर लिया है और आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे वास्तु जो है 64 कलाओं के अंदर आता है। 64 कलाएं जो हमारे यहाँ पे भारत में फेमस है, उनमें से एक कला 64 कला है, उसमें वास्तु आता है। तो ये अथर्ववेद और स्थापत्य वेद के अंदर इसका बहुत वर्णन दिया गया है। तो चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा, पूर्व से जो सूर्य की ऊर्जा आती है, इन सब का बैलेंस करके और हमें मकान का नक्शा जो बनाना है वो इन्हीं पॉइंटों के ऊपर रखते हुए बनाना है। अब कौन कौन सी दिशाएं हैं, दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे? जिधर से हम घर से जब निकलते हैं तो निकलते समय हमारा फेस किधर होता है, वह भूखंड का नाम भी वही पड़ जाता है कि पूर्व मुखी प्लॉट है या उत्तर मुखी प्लॉट है या दक्षिण मुखी प्लॉट है या पश्चिम मुखी प्लॉट है। तो जिधर हमारा फेस रहता है वहीं से हमारा उस भूखंड का भी नाम वैसे पड़ जाता है। अब ये ऐसे ही 8 दिशाएं घर के अंदर हम नक्शा बनाते हैं तो उसमें 8 दिशाएं हैं, लेकिन 10 दिशाओं का महत्व वास्तुशास्त्र में बताया गया है। ऊपर आकाश, अनंत जिसको बोल सकते हैं, और एक पाताल, ऐसे 10 दिशाओं का संयोजन करके, और जहां उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा मिलती है उसे ईशान कोण कहते हैं। जहां पूरब और पश्चिम, पूरब और दक्षिण दिशा मिलती है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। जहां दक्षिण और पश्चिम दिशा मिलती है उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और जहां पे पश्चिम और उत्तर दिशा मिलती है उसको हम वायव्य कोण कहते हैं। तो ये हुई 8 और 10 दिशाएं, आकाश और पाताल, इस तरह से। और इन्हीं के स्वामी ग्रह भी, हर दिशा का एक ग्रह है, हर दिशा का एक ग्रह स्वामी है, और वहां पे निवास इसी तरह से उन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भी सूर्य, यदि पूर्व दिशा में कोई कमी होगी तो वहां पे सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। इस तरह से हर ग्रह, राशि और नक्षत्र हमारे उस भूमंडल पे व्याप्त है। और जब हम अच्छे साइट सिलेक्शन के बाद मकान का निर्माण करते हैं तो वह सही मुहूर्त में होना चाहिए, सही दिशा में हमने अपने राशि के अनुसार सेलेक्ट किया, और फिर उसका सही मुहूर्त में उसका कार्य निर्माण होना चाहिए।
बने बनाए मकान लेने में अक्सर ये समस्या आती है कि उनके मुहूर्त का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। जब कॉम्प्लेक्स में या सोसाइटियां निर्मित होती है तो वहां यदि निर्माणाधीन में लेंगे हम तो वो हमको काफी सही दिशाएं का हम बराबर उस पर नजर रखेंगे और हम उसका बार बार निरीक्षण करके कि सही समय पे सारे काम हो तो कर सकते हैं। वहां एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वहां सांझी वाल भी होती है। जब भी एक वाल हमेशा कॉमन होती है, तो जो कॉमन वॉल यानी पड़ोसी की वॉल पड़ोसी की वॉल, उसके सुख उसके दुख आप शेयर करो, तो वहाँ सांझी वॉल है। तो मैं आगे जाके बताऊंगी कि गृह व्यवस्था में या इंटीरियर करते समय आप किस तरह से सांझी वॉल की रेमेडी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ। वैसे तो वास्तु में सभी जने आजकल काफी कुछ जानते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उनके स्वामी ग्रह होते हैं, पश्चिम दिशा में शनि उनके स्वामी ग्रह होते हैं, उत्तर दिशा में बुध उनके स्वामी ग्रह होते हैं, दक्षिण दिशा के मंगल स्वामी ग्रह हैं, आग्नेय दिशा के अग्निदेव हैं, नैऋत्य के राक्षस है राहु केतु, और नैऋत्य एक राक्षसी का वहां पे देवता जो है देव। वायव्य में चंद्रदेव का ग्रह स्वामी है और ईशान के अंदर गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है। इसीलिए गुरु ग्रह का प्रभाव, ऐसे 8 दिशाओं का हमने व्यवस्था करके हमें मकान का नक्शा बनाना पड़ता है। अब ये बॉडी में, अब ये मकान यदि हम इसके अनुसार नहीं बनाएंगे तो उस मकान में हम ही रहेंगे, उस भवन में हम रहेंगे, तो हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व निवास करते हैं। आकाश तत्व हमारे मस्तिष्क में, खंडों में हमारे अग्नि तत्व, नाभि में हमारे वायु तत्व निवास करते हैं, और घुटनों में पृथ्वी तत्व है, क्योंकि समस्त शरीर का भार घुटनों पे आता है, तो सारा भार वहन करने की क्षमता पृथ्वी में है, तो घुटने हमारे बॉडी में पृथ्वी तत्व, और पैरों में जल तत्व है। इस तरह से जब हम साइट सिलेक्शन या किसी का वास्तु देखने जाते हैं तो हमें प्रवेश करते ही वहां की ऊर्जा अपने आप ही बता देती है कि यहाँ पे रहने वाले, निवास करने वाले व्यक्ति में क्या परेशानियां आ रही हो, या नहीं भी जाते हैं वो आके अपनी परेशानियां बताता है तो भी हम उसका निर्णय, उसकी बातें सुनकर, उसकी परेशानी सुनकर ये लगा सकते हैं कि उनकी जिस घर में वो रहते हैं उस घर में जरूर ये दोष होगा, ये सब इसलिए जरूर इनको इस तरह की समस्या आ रही है। ये मैंने आपको छोटा सा एक उदाहरण दिया कि हमें क्या क्या बेसिकली करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देव सूर्य और चंद्र है। इन प्रत्यक्ष देवताओं में सूर्य और चंद्र की राशि को आप दें 5 और 4 होती है, यानी 54 को 2 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाती है। तो ये सांसारिक क्रिया में भी हमारे 108 आता है, और चाहे हम अध्यात्म की ओर जाएं तब भी हम 108 माला या संतों के आगे, नाम के आगे 108 लगता है। तो ये डायरेक्ट सभी का प्रश्न आता है कि इन ग्रह नक्षत्रों को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं कि सूर्य चंद्र तो आपके प्रत्यक्ष देवता हैं, कम से कम उनके हिसाब से तो आप करिए कि आपकी जितनी घर में मैक्सिमम रोशनी आ सके, जितनी सूर्य की ऊर्जा, प्रातःकालीन सूर्य की ऊर्जा यदि घर में प्रवेश करेगी तो वो आपके लिए बेनिफिट देगी। इस तरह से हम जीवन शैली में या हमारे मकान के वास्तु में यदि हम ध्यान रखेंगे तो बहुत सी चीजों से हम बच सकते हैं। सबसे आज तक मैंने सुना है कि वास्तु ये ऊर्जा होती है, ये पॉजिटिव ऊर्जा, ये नेगेटिव ऊर्जा, ये सब कैसे ऊर्जा, तो यहाँ हर राशि, हर ग्रह, हर नक्षत्र अपने आप में एक ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य हमारे से कितना दूर है, लेकिन फिर भी हम प्रभावित होते हैं। यदि अभी बारिश के मौसम में यदि बादल है और जब बहुत दिनों तक सूर्य दिखाई ना दे तो क्या हम सब पीड़ित हो जाते हैं और बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। तो जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि वास्तु पुरुष को एक मानकर, उसका एक आधार मानकर जो हमने इसका संयोजन किया है कि एक वास्तु पुरुष का आधार मानकर और उनके चारों तरफ स्थित देवी देवता, 45 देवी देवता निवास करते हैं।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक वास्तु पुरुष है और इनके चारों तरफ और केंद्र तक मिलाकर 45 देवी देवताओं का निवास रहता है। दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर? जी जी मैडम, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? वहां हर दिशा में, ईशान में इनका सर होता है और नैऋत्य में इनका पैर होता है। उसी तरह से घुटने और कोहनी दक्षिण पश्चिम में होते हैं और दूसरे वायव्य की तरफ इनके घुटने और कोहनी होते हैं। इस तरह से वास्तु पुरुष जमीन में, जमीन की तरफ मुख किए हुए एक गणना की गई है, एक आधार मानकर कि हर भूमि के ऊपर वास्तु पुरुष निवास करते हैं। तो अब हम मकान बनाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा खुला भाग किधर छोड़ें? पूर्व दिशा में, उससे कम उत्तर दिशा में, उससे कम पश्चिम दिशा में, और सबसे कम या तो दक्षिण में, बहुत कम, और नहीं तो नहीं जरूरत है तो दक्षिण में ना छोड़ें तो भी चलेगा। इस तरह से यदि हम बाहर का सेटबैक प्लॉट का या हमारे कॉम्प्लेक्स का सेटबैक इस तरह से होगा तो वो हमें बहुत प्रॉफिटेबल करेगा, वो हमें सारे फल प्रदान करेगा। क्यों? कि इस तरह की व्यवस्था में हम मैक्सिमम सूर्य की ऊर्जा हम ले पाएंगे। जो हर हर फ्लैट में, हर मकान में, यदि बेंगलो है तो उसका वास्तु, और यदि अपने भूमि लेकर यदि अपना मकान का निर्माण कराए तब भी वो इस तरह से किया जा सकता है। पूरब दिशा की तरफ मैंने अभी बताया आपको कि मेष, सिंह और धनु राशि होती है, और पूरब दिशा की तरफ में अवरोध्य नामक ऊर्जा होती है। और जब मेष राशि के नक्षत्र भी यहीं आएंगे और सिंह राशि के नक्षत्र और यहीं पे धनु राशि, तो पूरब दिशा में तीनों राशि का के भी और उन नक्षत्रों की भी ऊर्जा वहीं पे होती है। ऐसे ही जब अग्नि कोण में जाएंगे तो अग्नि कोण में शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जलीय ऊर्जा को प्रदान करता है, इसलिए हमने वहां पे जो वास्तु के नियम है उनमें हमने कहा कि वहां पे अग्नि जलानी चाहिए क्योंकि वहां जलीय ऊर्जा है। तो वास्तु का मेन काम हमारा ये रहता है कि हम उसको बैलेंस करें, यानी जहां पे पहले से जलीय ऊर्जा है तो वहां अग्नि जलाकर हमें उसको संतुलित करना पड़ेगा। इसी तरह से दक्षिण दिशा में मंगल स्वामी है, दक्षिण दिशा का, और वहां पे वृषभ, मकर और कन्या राशि आती है। तो इन्हीं के नक्षत्र और इन्हीं ग्रहों की ऊर्जा वहां पे व्याप्त रहती है, तो वहां की ऊर्जा हमें देखनी पड़ेगी। और उस उधर दक्षिण में हम सबसे कम इसीलिए छोड़ते हैं जगह, ताकि वहां की ना तो जरूरत होती है इतनी, और छोड़ना भी है तो सबसे कम। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि पूर्व दिशा में यदि हमने 8 फीट जगह खाली छोड़ी है तो उत्तर दिशा में हम 6 ही करेंगे, 6 ही फीट जगह छोड़ेंगे, और पश्चिम दिशा में हम 4 फीट छोड़ेंगे तब भी चलेगा, और दक्षिण दिशा में 3 फीट छोड़ेंगे तो ठीक है, और ना छोड़ेंगे तब भी ठीक है। तो इस तरह से वहां की ऊर्जा ऊंचा होना चाहिए दक्षिण, वो कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि क्या वैज्ञानिक आधार है। एक बार आप ये दिशा और नक्षत्र और राशि को समझ लीजिए। फिर पश्चिम दिशा के अंदर मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, और वहां के स्वामी ग्रह शनि, चंद्र और राहु केतु। तो यहाँ की ऊर्जा पश्चिम दिशा की तरफ से इन सभी राशि, ग्रह और नक्षत्रों की ऊर्जा वहां होती है। फिर उत्तर दिशा में बुध वहां का स्वामी ग्रह उत्तर दिशा का, और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि उत्तर दिशा के, और वहीं के उन्हीं के ग्रह नक्षत्र भी वहां पे विद्यमान है। तो उन सब का जो संयोजन है उससे वो पूरे उत्तर दिशा में अलग अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। कहीं खनिज ऊर्जा है, कहीं आणविक ऊर्जा है, कहीं जलीय ऊर्जा है, कहीं क्षितिज ऊर्जा है। ये सब हमें वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोग रहना चाहते हैं, कौन उनका वर्क पैटर्न क्या है, वो तो वहां का हम ऊर्जा बैलेंस करते हैं। फिर ब्रह्म स्थान आता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ब्रह्म स्थान।
अभी मैंने आपको जो चित्र बताया उसके अंदर 9 भाग ब्रह्मा के छोड़े गए, तो सबसे मर्म स्थान है हमारा। और मनुष्य के शरीर की यदि हम देखें तो नाभि जो हमारा केंद्र स्थान है, हमें नाभि को हल्का रखना चाहिए, यानी हमें घर का भी नाभि स्थान यानी केंद्र स्थान को हल्का रखना चाहिए। इस तरह से इन सब दिशाओं का, इन सब ऊर्जाओं का यदि संतुलन बिगड़ गया तो वहां पे बहुत सारे वास्तु दोष पनप जाएंगे। लेकिन अभी ट्रेंड में जो है सब बने बनाए मकान खरीदते हैं, क्या करें। इसीलिए वास्तु का पहला स्टेप मकान प्लॉट खरीदने से है, फिर उसका उचित मुहूर्त देखकर उसका निर्माण करें, उसके सारे चेक करें वो सब दिशाएं, कोई कोण कोई कटा हुआ तो नहीं है। तो इन दिशाओं में कटने का मतलब जो भी बताया मैंने आपको, वास्तु दोष क्या है कि कोई भी चीज का हास होना, कोई भी चीज का हास होना या कोई भी तत्व का इनबैलेंस होना या अधिकता होना भी वास्तु दोष। ज्यादा जल तत्व होगा तो भी नुकसान है। जैसे हमारे शरीर में यदि अग्नि ज्यादा बढ़ गई, गर्मी ज्यादा हो गई तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसी तरह से घर में यदि अग्नि का स्थान सही नहीं दिया, प्रॉपर नहीं दिया, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पर्यावरण, फिर इस पर्यावरण में बना हुआ हमारा मकान और फिर उस मकान में रहने वाले हम, तो इन तीनों का पूरा एक समानुपात चलना चाहिए। कोई भी चीज में कहीं भी कोई भी हास होगा तो वहां रहने वाले परेशान होंगे, अस्वस्थ हो सकते हैं। तो ये संतुलन बिठाना ही वास्तु शास्त्री का और काम है। यहाँ तक ठीक है सर? आगे चलूं मैं? आवाज सही आ रही है अब? उज्जवल सर? जी मैडम, अच्छी आ रही है आवाज, अभी अच्छी आ रही है आवाज, और आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही है, सबको पसंद आ रहा है इधर। ठीक है सर। तो गृह वास्तु के कुछ सूत्र हैं जिनको हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, और क्यों ध्यान रखना चाहिए वह भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। कि सबसे पहले हमने यदि भूमि का चयन कर लिया है तो हमें ढलान, फर्श बनाते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि फर्श की ढलान उत्तर से या पूरब की तरफ ही रहे, और भवन की प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई मिनिमम 12 कहा गया है शास्त्रों में, लेकिन 11 तो होनी चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि अंदर से अंदर 10 फीट की भी हाइट नहीं मिलती है। तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि वहां कम से कम 11 फीट तो होनी ही चाहिए। उसका हमेशा उत्तरी भाग नीचा होना चाहिए। अब ये कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों, उत्तरी भाग नीचा क्यों होना चाहिए और दक्षिण भाग ऊंचा क्यों होना चाहिए? पूर्व भाग नीचा होना चाहिए और पश्चिम भाग ऊंचा होना चाहिए। पूर्व भाग में आप देखिए कि सूर्य है और पश्चिम भाग में शनि वहां के ग्रह है। शनि सूर्य पुत्र कहलाते हैं। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे, सभी पिता की ये इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए पश्चिम दिशा को ऊंचा रखा जाता है। पिता हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चे वृद्धि को प्राप्त हो, उनको मेरे से ज्यादा सफलता मिले। तो पश्चिम दिशा यदि नीचे होगी तो सबसे पहले इफेक्ट उनके संतानों पर आता है। इसी तरह से उत्तर दिशा यदि ऊंची होगी और दक्षिण दिशा नीचे होगी तो वहां पे भी घर में संतान पे बहुत प्रभाव आता है। क्योंकि उत्तर दिशा का स्वामी ग्रह बुध है और दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल होता है सेनापति का दर्जा दिया गया है इसको। मंगल क्या करता है? और बुध को राजकुमार का। यदि कोई राजकुमार यानी यो बालक है, बालक अवस्था में है, यदि उसको बालक अवस्था में यदि उसका कंट्रोल नहीं किया गया, सेनापति ने उसका ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा? बुध ऊंचा हो जाओ, उसकी आदतें बिगड़ सकती है। तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए कि दक्षिण दिशा ऊंची हो और उत्तर दिशा नीची हो, यानी जब इस तरह का संयोजन हम करेंगे तो अपने आप ही वहां पे एक समन्वयता बनी रहेगी। इसी तरह से ईशान कोण सबसे पवित्र कोण माना गया। क्यों? कि वहां ग्रह गुरु हैं और वहां के जो देव हैं वो शंकर भगवान। शिव भगवान कहाँ निवास करते हैं? शमशान में निवास करते हैं। तो शमशान में क्या होता है? हर समय
अग्नि जलती रहती है। तो हम बोलते हैं कि आप ईशान कोण में जल रखें, यानी फिर संतुलन आ गया। ईशान कोण में जल रखने का यही कारण है कि वहां संतुलन है। अग्नि कोण में रसोई रखने का यही कारण है कि वहां जलीय ऊर्जा होती है, तो वहां पे बैलेंस। तो ईशान कोण में जल भर के, घड़ा भर के या पानी की व्यवस्था ईशान में इसीलिए की जाती है कि वो शिव जो है वो शमशानवासी कहलाते हैं। तो हम जब पूजा पाठ करेंगे तो जिधर पृथ्वी लोक के देवता शिव परिवार है पूरा, माता जी, लक्ष्मी और गणेश जी, ये सब पृथ्वी देवता के देव कहे गए। तो हमको ये कि हमारा पूजा करते समय हमारा मुख यदि पूरब में हो या उत्तर में हो तो वो हमें वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलती जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि हमें सारे काम करते समय पूरब या उत्तर दिशा में, कोई मांगलिक कार्य करते समय भी हमें पूर्व दिशा में रखना चाहिए हमारा मुख। और बैलेंस का काम करना ही वास्तु का सबसे बड़ा एक उद्देश्य है कि जब तक आप जिस तत्व का उस बैलेंस को हम नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे हम ज्योतिष से यदि इसका संबंध बताते हैं तो जन्म पत्रिका में जो लग्न होता है वो पूर्व दिशा होती है और जो सप्तम भाव होता है वो पश्चिम दिशा होती है। तो कहीं पे मैंने ये भी देखा कि यदि पश्चिम दिशा में नीची है और पूर्व दिशा ऊंची है तो वहां पे स्त्रियों की हालत अच्छी नहीं है, वहां पे स्त्रियों को कोई मान सम्मान नहीं मिला हुआ। इसलिए कहा गया है कि पश्चिम दिशा ऊंची होनी चाहिए। और सप्तम भाव स्त्री का कारक है, एक पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव स्त्री का कारक है। तो कहने का मतलब है कि पश्चिम दिशा को ऊंचा रखें और उधर दक्षिण दिशा को ऊंचा रखें या भारी रखें। उससे क्या होगा कि पत्नी को बराबर आप वैल्यू देंगे, मान सम्मान देंगे, पत्नी खुश रहेगी, प्रकृति खुश रहेगी, आपके घर की प्रकृति खुश रहेगी, तो वो पूरा घर खुशहाल होगा। छोटे छोटे से एक लॉजिक से, एक वैज्ञानिक आधार है, लेकिन उसको पता नहीं कई लोग किस किस तरह से पेश करते हैं। मैंने आप तक के अपने 15 साल के करियर में यही महसूस किया है और यही रेमेडी की है कि इस तरह से यदि हम संयोजन रखेंगे तो हम एक अच्छे फ्लैट में या अच्छे बंगलो का, जितना आजकल कितना महंगा हो गया है मकान बनाना, और फिर भी वहां जाकर यदि हमारे स्वास्थ्य नियम या अस्वस्थता रहती है तो कितना हमारा पैसा जाने अनजाने, हम इन छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे तो हम लॉस में जा सकते हैं। ऐसे ही बने बनाए फ्लैट लेने में मैंने आपको बताया कि कॉमन वॉल होती है तो उसका दोष आ जाता है, फिर अटैच लैट्रिन बाथरूम में उसका दोष आ जाता है। हम सही दिशा में, कोई बात नहीं, किचन यदि सही दिशा में नहीं बने बनाए मकान में कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं कि जब भी आप भोजन करें तो आप किस दिशा में मुख रख के खाना खाएं, तो आपको वो फिर वापस वही पॉजिटिव ऊर्जा आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो हम स्वस्थ रह सकेंगे, हम समृद्धि की तरफ जा सकेंगे। हमारे मकान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रसोई। यदि रसोई ईशान में बना दी है किसी के, हम एक बार विजिट पे गए तो उन्होंने रसोई ईशान में बना दी, तो हमने सोचा कि जनरल नियम के हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन उनको जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई दोष हमारे को इतना तो हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। तब हमें और रिसर्च किया और जाना कि वास्तु का आखिर क्या आधार है। कभी किसी को ये सामान्य नियम जरूर है कि रसोई अग्निकोण में होनी चाहिए, लेकिन कभी बने बनाए मकान में ना हो तो, या किसी ने प्लॉट लेकर मकान नहीं बनाया हो तो क्या किया जाए। और दोनों चीजें देखी तब भी ये एक कंक्लूजन निकल के आया कि एक मनुष्य का, या हम अपना माने तो, कि एक 100% लाइफ के अंदर 40% उसके ग्रह नक्षत्र काम करते हैं और 20% उसके कर्म फल का सिद्धांत काम करता है और 40% वास्तु काम करता है। यानी श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आप कर्म किए जाओ और फल की इच्छा ना करो। और यदि आप उचित कर्म करते हैं, धर्ममय कर्म करते हैं, तो आप, मनुष्य के हाथ में ये भी है कि वो अपने भाग्य में भी परिवर्तित कर सकता है। यानी ईश्वर ने हमको ये चीज देके भेजी है कि 40%
जो वास्तु है यदि हम उसको इंक्लूड करें, और 40% जो ग्रह नक्षत्र हैं वह हमारे जैसे भी है, जिसमें भी हमारा जन्म हुआ है उस पे हमारा बस नहीं है, जो अनकंट्रोल की चीज है उसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन कम से कम वास्तु की मैक्सिमम इंक्लूडिंग यदि हम अपने रहने वाले स्थान में या कार्य वाले स्थान में करें तो हम बहुत सी चीजों में प्लस हो सकते हैं। तो 40% वास्तु भी फिर देखा गया कि किसी की ग्रह दशा बहुत अच्छी चल रही है और वास्तु दोष भी है उसके घर में, तो हमने देखा कि उसको इतना प्रभाव नहीं करता। लेकिन किसी की ग्रह दशा भी बहुत खराब चल रही है और खराब भी वास्तु है, उसके घर में कई तरह के वास्तु दोष हैं उनके, तो फिर उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त देखा, उनका कोई रूटीन नहीं, वो कितना भी घर में कमाए पैसा जीरो हो जाता, कितना भी अच्छा करे इनके संबंधों में खटास आ जाती है, कितना भी सब अच्छा सोचेंगे लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा गलत निकलते। तो जैसे जैसे इस फील्ड में हम काम करते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और अपना एक्सपीरियंस लेते गए, तो हमने देखा कि जन्म पत्री के अनुसार ही मकान का कि आपके किस दिशा में क्या कौन सी दिशा में ग्रह बैठा है वह भी बहुत मैटर करने लगा। और उससे जब हमने इन सब चीजों को सामान्य नियम जो वास्तु के हैं वो उनको इंक्लूड करके और उनको देखा, तब हमें लगा कि वास्तव में बहुत सी चीजों पे ये भी प्रभाव पड़ता है कि आपकी कैसी ग्रह दशा चल रही है। जैसे हम कुंडली में भी देखते हैं कि यदि शनि चतुर्थ स्थान में है तो वो बना बनाया मकान ही लेगा, वो कितनी कोशिश कर रहा हो प्लॉट खरीदने की लेकिन उसको प्लॉट खरीद पसंद ही नहीं आता, कुछ ना कुछ उसमें खामी लगती, फिर जाके पता चलता है कि वो यदि बना बनाया मकान लेगा तो उसके ज्यादा बेनिफिट होगा, या उसको खुद का स्वयं का मकान में उसे अपनी पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी तो बना बनाया ही मकान मिल जाएगा। ऐसा भी हमने देखा, कई लोगों का ये देखा कि वो प्लॉट ही लेंगे, प्लॉट लेके ही जब तक खुद निर्माण नहीं कराएंगे तब नहीं। तो सारी चीजें मैटर करती है कि हम जिस कैसे ग्रह नक्षत्र में हम उत्पन्न हुए हैं, और इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव और राशियों का प्रभाव ही हमारे जीवन में प्रभावी होता है। अभी और इस पे भी पिछले 3 सालों से इस पे हमने रिसर्च किया और उसकी जन्म पत्रिका के हिसाब से मकान का हमने जैसा भी मकान है उसमें देखा हमने कि यदि अष्टक वर्ग को ध्यान में रख के यदि हमने उसका जिस मकान में भी वो रह रहे हैं और उसके अनुसार उनको थोड़ा सा चेंजेस कराया तब भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो अष्टक वर्ग भी इसका एक बहुत बड़ा, ये हर कुंडली टू कुंडली डिफर करता है कि हमें कौन सा, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि वास्तु बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस पे चर्चा अच्छी बात है और कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जहां भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, वहां के अच्छे वास्तुशास्त्री या आपको मेरी जरूरत हो तो मैं आपके लिए हर समय तैयार हूँ। आप जब चाहेंगे आपको कॉन्टेक्ट नंबर आप मेरा लेके मुझसे बात कर सकते हैं। जन्म पत्री के हिसाब से अपने अष्टक वर्ग के हिसाब से अपने घर में चेंजेस करेंगे तो बहुत चीजें आपके प्लस होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी प्रश्न आता है कि मनुष्य आखिर मकान बनाता क्यों है, क्या फायदा है उसको मकान बनाने का। तो एक जगह शास्त्र में ये चीज लिखी हुई मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूर्व जमाने में लोग पान के घास फूस के ऐसी कुटिया बना के रखते थे तो उनको कोटि गुना फल मिलता था। फिर गारे मिट्टी के मकान बनाने लगे तो उनको 100 करोड़ गुना 10 करोड़ गुना फल मिलता था, और जो ईंटों का मकान बनाते हैं उनको 100 करोड़ गुना फल मिलता है, और जो पत्थर का निर्माण करते हैं हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर में पत्थरों की ही चिनाई होती है, सारा उनका एलिवेशन भी पत्थरों का ही होता है। तो मैं जब भी विजिट पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पत्थरों की चिनाई है, तो उनको अनंत कोटि गुना फल मिलता है यदि पत्थर का मकान बनाता है। और वैसे भी मकान सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हमें मकान रहना ही। और अभी तो इस कोरोना काल में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अभी तो घर की और महत्ता समझ में आती है कि कितना ज्यादा, पहले तो ये होता था कि ऑफिस चले गए, ऑफिस की बिल्डिंग जैसा भी है वो भी प्रभाव डालती थी, किधर बैठे किधर मुख करके बैठे, तो ये सब इस तरह की रेमेडी। अब तो सब भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो मकान की और घर की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई।
तो वास्तु में हमें ग्रहों का ये संबंध मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको सब समझ आया होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल ही समझ में आती है। अब मैं आपको, सर समय है मेरे पास? यस मैडम। आप सब यदि नोट करना चाहें तो पर्यावरण को और कलर्स को आप अपने जीवन में यूज करके, कि आप जिस तरह के घर में रह रहे हैं तो आप उसमें किस घर में क्या बनाएं, या जो आपकी राशि है उसके अनुसार कौन सा रंग आपको सूट करता है, या आपका जन्म नक्षत्र जो है उस रंग के अनुसार यदि आप कलर का डिसीजन लेते हैं तब भी आपको काफी बेनिफिट मिल सकते हैं। मैंने एक टेबल बना के रखी है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ वो, कि यदि जो हमारा ड्राइंग रूम है उसको हमको हल्का गुलाबी कलर यदि करेंगे तो अच्छा बेनिफिट लाभ देगा वो। और जो प्रवेश रूम है उसको हमने हल्का नीला किया तो भी चलेगा। यदि स्टडी रूम है उसको हमने हल्का हरा करेंगे तो भी अच्छा रंग, अच्छा प्रभाव दे देगा वो बच्चों को। हरा रंग बुध का ग्रह। और मुख्य शयन कक्ष जो है हमारा, उसको भी आप लाइट कलर के शेड से रखेंगे और लाइट ग्रीन शेड देंगे तब भी अच्छा है। बच्चों का कमरा भी हल्का हरा रंग हो, रसोई हमारी सफेद कलर में हो, भोजन कक्ष भी आप हल्का गुलाबी रखेंगे तो आपकी डाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि सूर्य का कलर है गुलाबी कलर। सूर्य हमारी नाभि में सूर्य का निवास है, तो जो जठराग्नि है तो वहां पे सूर्य का निवास है, तो गुलाबी कलर में वही है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। कोई स्टोर रूम है तो आप उसको गहरा कलर, गहरा हरा या गहरा गुलाबी दे सकते हैं। सारे बाथरूम और जो भी टॉयलेट्स हैं उनको आप गुलाबी कलर और सफेद कलर रख सकते हैं। यदि आपका कोई कार्यालय या ऑफिस है, या आपका पर्टिकुलर कहीं ऑफिस बना हुआ है, या घर से ही आप करते हैं, तो वहां पे आप लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन कलर दे सकते हैं। कंप्यूटर रूम है आपका तो आप उसमें हल्का हल्का ब्लू कलर और हल्का हरा कलर और हल्का गुलाबी कलर आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये तो था कि ग्रह के रूम के हिसाब से कि आपके उस रूम में कुछ कुछ जो अभी मैंने आपको बताया वो एक नैसर्गिक शुभ कलर बताया मैंने आपको। जैसे कोई किसी भी राशि का हो, लेकिन यदि वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा का प्लॉट लेता है बिना अपनी राशि चेक किए या होके, तो भी उसको शुभ प्रदान करता है। तो अभी जो सारे रंग बताए मैंने आपको, चाहे वो कैसे भी हैं, आप उनको यदि इन रंगों का संयोजन देंगे तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा करेंगे। ऐसे ही जिनका जन्म नक्षत्र यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो उनको बेनिफिट कलर मिलेगा धुएं जैसा रंग, धुएं जैसा जो रंग होता है ग्रेइश शेड। यदि भरणी नक्षत्र है तो वो मल्टीपल कलर्स, मिश्रित रंग जो होते हैं वो रंगों का प्रयोग करेंगे। मेरी इस पे ठीक है? यदि आप कुछ लोग नोट कर रहे हैं तो फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ? ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है। यदि कृतिका नक्षत्र किसी का है जन्म नक्षत्र, तो आप उसे गुलाबी या चंदन जैसा रंग उनके लिए बेनिफिट रहता है, वो अपना पर्सनल बेडरूम बना सकता है। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अक्सर हमारे पास ये प्रश्न आता है कि मैडम मकान तो मेरे पिताजी के नाम का है, तो मेरे को कौन सा दिशा फलेगी, या मेरे को कौन सा कलर फलेगा, या मेरे बेडरूम का कौन सा कलर होना चाहिए। तो फिर हम इसमें इस तरह से भी करते हैं कि आप माता पिता आपके ईश्वर हैं इस धरती पे, यदि माता पिता हैं वो आपके ईश्वर हैं, तो उनके साथ रहने से आपके वैसे भी काफी तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो माता पिता के नाम पे जब तक मकान है और आप उनके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अपना बेडरूम बना रहे हैं, या आप अपनी स्टडी रूम बना रहे हैं, या विवाह के बाद आपका पर्सनल रूम हो जाता है, या कई बच्चों के शुरू से स्टडी रूम होते हैं, तो वो अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार चाहे अपने बेडशीट में, चाहे पर्दों में, चाहे उसके इंटीरियर में, या उसके रूम के कलर जो पेंट कराएं वो कलर को यूज में लेकर उस कलर का आप संयोजन करके और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के जो
जन्म नक्षत्र जिनका हो वो सफेद रंग या हल्का पीला रंग यूज करें तो उनको फायदा मिलता है। मृगशिरा नक्षत्र यदि कत्थई कलर यानी मरून सा कत्थई कलर हो तो वो फायदा करता है। आद्र नक्षत्र नीला या स्लेटी यानी ग्रे कलर हो तो वो फायदा करता है। पुनर्वसु नक्षत्र जिसका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु हो वो गुलाबी या पीला हल्का पीला रंग यूज करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसे ही पुष्य नक्षत्र है तो क्रीम कलर ऑफ व्हाइट कलर जो होता है और गुलाबी कलर और पीला कलर, तो ये बहुत बेनिफिट उनको पुष्य नक्षत्र वालों को मिलता है। ऐसे ही आश्लेष नक्षत्र जिनका हो तो जैसे पैरेट कलर होता है वो कलर वाला ग्रीन वो बहुत अच्छा फायदा देता है। मघा नक्षत्र वालों को श्वेत यानी सफेद, गुलाबी और भूरा ये 3 ऑप्शन है उनके लिए। वो अपने बेडशीट, बेडरूम ये सब कलर करना या कर्टेन्स ये सब आप इसको यूज करें तो उनके पर्सनल रूम में फायदा करेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका जन्म नक्षत्र है तो वो दूधिया कलर और लाइट ब्लू कलर उनके लिए अच्छा रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए कत्थई कलर रेडिश लिया हुआ कत्थई कलर होता है, थोड़ा कॉपर टच आता है इसके अंदर। ऐसे ही हस्त नक्षत्र जिनका जन्म नक्षत्र है वो सफेद और पीला कलर यदि यूज करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। चित्रा नक्षत्र के लिए गुलाबी और क्रीम कलर। स्वाति नक्षत्र है तो वो मल्टीपल कलर या मिक्स कलर यूज करेंगे तो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही विशाखा नक्षत्र है उनके लिए पीला और सफेद कलर। अनुराधा नक्षत्र है तो नीला और भूरा कलर। ज्येष्ठा नक्षत्र जिनका है वो लाल और पीला कलर यूज करें। मूल नक्षत्र जिनका है वो नींबू जैसा येलो शेड या व्हाइट कलर या ऑरेंज कलर या ब्राउन कलर, ये 4 कलर मूल नक्षत्र वाले यूज कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जिनका है वो सफेद कलर यूज करें। उत्तराषाढ़ जिनका नक्षत्र है वो हरा और सफेद कलर यूज करें। श्रवण नक्षत्र जिनका है वो सफेद कलर यूज करें। और धनिष्ठा जिनका नक्षत्र है बादामी कलर जो ब्राउनिश शेड लिया हुआ होता है, बादामी कलर या सिंदूरी कलर, वो कलर उनके लिए बेनिफिट देगा। सतभिषा नक्षत्र जो है वो नीला, आसमानी या बैंगनी, जामुनी बैंगनी जो कलर होता है वो कलर उनके लिए अच्छा रहेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिनका है उनको गोल्डन कलर और सिंदूरी कलर बहुत अच्छा रहेगा। उत्तरा भाद्रपद जिनका नक्षत्र है उनके लिए नीला कलर अच्छा रहेगा। और रेवती नक्षत्र जिनका है उनके लिए हरा और सफेद कलर बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से संयोजन करके इस आधुनिक काल में और इन 5 तत्वों का बैलेंस करके कि हम इन तत्वों का किस तरह से और कलर से, कलर थेरेपी सूर्य ही शिव है, सूर्य से ही हमारा पालक है, इसलिए सूर्य के 7 रंगों का जो ये मिश्रण है वो हमको प्रभावित जरूर करता है। तो कलर हमारे को जो बेनिफिट देते हैं वही यदि हमारे को अपने कमरों में, अपने भवनों, अपने कार्यालय में या अपने यूज पे लेने वाले तो वो बहुत प्रभाव करते हैं। तो आधुनिक युग में हम और क्या कर सकते हैं? यदि बना बनाया मकान है तो हम उस रूम के अंदर इस तरह का संयोजन करके भी काफी बेनिफिट हम उठा सकते हैं। इसलिए मैंने ये कलर का जरूर बताया आपको। ऐसे ही 5 मिनट और हैं उज्जवल जी मेरे पास। क्या टाइम है? मैडम आप अपना सब्जेक्ट पूरा कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ओके, आप बात पूरी कीजिए अपनी। ऐसे ही घर के अंदर और हमारे आसपास में यदि किसी भी तरह का हम देख रहे हैं कि हमारे को जो समस्याएं आ रही है वो सूर्य से रिलेटेड है या कोई ग्रह या नक्षत्र से रिलेटेड है, तो हम उसके पर्यावरण के लिए, अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो मैंने ये टॉपिक अपने में जरूर रखा है। और अभी जो संक्रमण काल में हम चल रहे हैं, कोरोना काल में, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि आप सबसे मैं ये
प्रतिज्ञा करवाऊं कि सभी लोग अपने अपने नक्षत्र के हिसाब से या अपने ग्रह के हिसाब से ये पेड़ पौधे चाहे अपने घर में गमलों में या अपने आसपास में सोसाइटी में जरूर लगाएं। और इसका बेनिफिट वास्तु में बहुत बहुत मिला है देखने को, और कई चीजों में इनकी रेमेडी है, बहुत फायदा मिली है। जैसे किसी के सूर्य से संबंधित कोई परेशानी है या पूर्व दिशा का यदि कोई दोष है तो वो कौन सा वृक्ष लगा सकता है। पर उससे पहले मैं ये बताऊं, उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि घर की चार दीवारी में कोई भी बड़े वृक्ष नहीं लगाने चाहिए जो बहुत आगे जाके बहुत बड़े हो जाएं। झाड़ी के रूप में या छोटे पेड़ पौधों के रूप में जो ठीक रहे वही हमें प्रयोग में लेने चाहिए। क्यों कि ज्यादा वृक्ष या तो घर के बाहर लगा सकते हैं और घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। और कौन से शुभ हैं कौन से अशुभ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप उसमें ध्यान रखें इन चीजों का। और बड़े बड़े वृक्ष बिल्कुल भी घर में ना लगाएं। घर के बाहर आप अशोक, आशापाल है, हार श्रृंगार है, चंपा है, इस तरह के आप वृक्ष लगाकर घर की और शोभा बढ़ा सकते हैं। लेकिन किस दिशा में कौन सा होना चाहिए फिर वो अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जैसे नॉर्थ में जो है वो कैथ का वृक्ष लगा सकते हैं। यदि हमारा बड़ा फार्म हाउस है तो वहां पे ये हमने प्रयोग कराया, उनको बहुत फायदा मिला। नॉर्थ ईस्ट में आंवला का या आम का पेड़ यदि लगाया तो वो शुभ फल प्रदान करता है। साउथ ईस्ट में अनार का पेड़ बहुत फायदा करता है। साउथ में गुलर में, दक्षिण दिशा में यदि गुलर का वृक्ष है तो वो फायदा किया। और जामुन, इमली, ये सब साउथ और साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा में पीपल का पेड़ हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट में बेल का वृक्ष हो सकता है। तो इस तरह से ये शुभ वृक्ष, यदि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है तो हम और हमारे बिल्डिंग उसके अंदर या फार्म हाउस है तो हम उसमें अच्छा बेनिफिट हम उसमें ले सकते हैं। तो ये, लेकिन घर के अंदर लगाने वाले पौधे जो गमलों में हम लगाएंगे वो सफेद कनेर हो सकती है, क्रिसमस ट्री हो सकता है ना, तुलसी अपने आप में। और आज जन्माष्टमी के दिन तुलसी की बात करना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो तुलसी बहुत तरह, 2-3 श्याम तुलसी और श्वेत दोनों तुलसियां होती है, वो बहुत फायदा करती है। एक तुलसी का पौधा यदि मेन गेट पे लगाते हैं तो कई प्रवेश द्वार संबंधी दोषों में कमी पाई जा सकती है। और जब भी गेट खुलता है एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हम तुलसी लगा सकते हैं मेन गेट के वहां पे। तुलसी की महिमा इतनी है कि एक तुलसी का पौधा कम से 50 मीटर चारों तरफ के अपने एयर को प्यूरिफाई करता है। और अभी इस काल में तो हमें जो संक्रमण का काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उसमें तुलसी का पौधे का बहुत महत्व है। आप अपनी नियमित दिनचर्या के अंदर यदि तुलसी के 5 पत्ते, जो हम जिनको हम पंचामृत कहते हैं, उस तुलसी, जल, शहद, गुड़, ये सब चीजों का संयोजन करते हैं तो ये 5 अमृत इस शरीर को नित्य शुद्ध रखने के लिए जरूरी है और जरूर इसका प्रयोग करें। तो तुलसी भी अपने आप में बहुत अच्छा, और इसकी तो जितना भी वर्णन किया जाए या इसकी महिमा कोई नहीं कर सकता। यदि इस कलयुग में यदि कोई इच्छा पूर्ति वृक्ष यदि है तो ये तुलसी ही है। सारी इच्छाएं तुलसी का वृक्ष पूर्ण कर सकती है। ऐसे ही नीम यदि घर के आसपास लगाया जाए तो भी वो बहुत शुभ वृक्ष में आता है। तो इस तरह से ये शुभ वृक्ष जो नैसर्गिक शुभ है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब दिशाओं के बाद या ग्रहों के अनुसार जो है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं कि सूर्य से संबंधित जो परेशानी, जैसे सरकारी कार्यों में रुकावटें आ रही है या इस तरह के, तो आप आपके आंकड़े का जो वृक्ष होता है उसकी आप नित्य सेवा करें या कहीं मंदिर के प्रांगण में लगाकर उसका वृक्ष तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उसकी नित्य सेवा करना, वो फल रहा है फूल रहा है कि नहीं, उसका नित्य उसकी सेवा करने में जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक अलग ही है। क्योंकि वृक्ष हम कई बार दान करते हैं लेकिन उसका फल जितना नहीं है जितना वृक्ष लगा के यदि आप उसकी नियमित सेवा करते हैं तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट रिजल्ट्स मैंने उसके देखे। चंद्र यदि ग्रह, चंद्र से संबंधित जैसे माता से उसके संबंध ठीक नहीं है तो ये ग्रह का संबंध और हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो पलाश का
पेड़ की आप सेवा करें, पलाश का पेड़ लगाएं तो आपको फायदा मिलेगा। ऐसे ही मंगल ग्रह है, यदि आपके बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या ब्रदर्स से रिलेशन है, या आप अपना बल में कमी पाते हैं, साहस में कमी पाते हैं, तो आप अनंत मूल या गुडल का वृक्ष लगाएं और आप उसका नित्य सेवा करें तो उसको आपको अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। ऐसे ही बुध ग्रह जो है, तो अपमार्ग का वृक्ष बुद्ध के लिए बताया गया है, आप उसको लगा सकते हैं और उसकी नित्य सेवा कर सकते हैं। गुरु ग्रह के रिलेटेड यदि धन की कोई कमी है या संतान की कोई परेशानी है या कोई उसका आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, तो यदि वो पीपल वृक्ष की नित्य सेवा करे और मनोकामना रखे तो वो उसका अच्छा वर मिल सकता है उसको। तो वो पीपल, गुरु के लिए पीपल और केला दोनों ही, केले का वृक्ष तो हम गमले में भी लगा के और उसकी नित्य सेवा करवाते हैं तो जरूर उसको बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही शुक्र ग्रह है तो वो गुलर या आंवला का वृक्ष लगाए, या हार श्रृंगार जिसको पारिजात के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें भी उनको बहुत फायदा मिलता है। शनि ग्रह के लिए शमी का जो वृक्ष होता है, यदि शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है और शनि के बैड इफेक्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप शमी ग्रह की पेड़ की आप नित्य सेवा पूजा करें तो आपको उससे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसे ही राहु, दूर्वा जो घास होती है जिसको दूर्वा कहते हैं, तो वह आप जैसे घर में लॉन लगाए हैं उस पे आप नित्य उसका केयर करना, उसको जल देना या उस पे नित्य घूमना, तो वो राहु का हो जाएगा। केतु है इमली का पेड़ केतु के लिए, और फल होगा यदि अनार का वृक्ष भी वो लगा सकता है। तो ये ग्रह से संबंधित वृक्ष थे। ऐसे ही नक्षत्र से संबंधित आप जहां पे आपने कलर लिखे वहीं पे एक कॉलम में आप नक्षत्र से संबंधित वृक्ष भी लिख लीजिए। जन्म नक्षत्र से संबंधित आपका जो भी जन्म नक्षत्र है, आप जन्म नक्षत्र के ग्रह के मंत्र का भी उच्चारण नित्य आप अपने पूजा पाठ में शामिल करते हैं तब भी आप बेनिफिट रिजल्ट पाते हैं, या ये वृक्ष लगाकर भी करते हैं तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो बांस, भरणी नक्षत्र है तो आंवला, प्रतिका नक्षत्र है तो गुलर, रोहिणी नक्षत्र है तो खैर, मृगशिरा नक्षत्र में भी खैर, आद्रा नक्षत्र में बहेड़ा, पुनर्वसु में बांस, पुष्य नक्षत्र है तो पीपल, आश्लेषा नक्षत्र है तो नाग केसर, मघा नक्षत्र है तो बरगद, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो ढाक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो रुद्राक्ष, काकर, 2 वृक्ष हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के। यदि हस्त नक्षत्र है तो रीठा, चित्रा नक्षत्र है तो नारियल या बेल का पेड़, स्वाति नक्षत्र है तो अर्जुन, विशाखा नक्षत्र है तो बबूल का, अनुराधा नक्षत्र है तो मौलश्री का, ज्येष्ठा नक्षत्र है तो देवदार या चीर का वृक्ष लगवाएं, मूल नक्षत्र है तो साल का लगवाएं, पूर्वाषाढ़ा के लिए अशोक, उत्तराषाढ़ा के लिए कटहल, श्रवण नक्षत्र के लिए आक, धनिष्ठा नक्षत्र के लिए शमी, सतभिषा नक्षत्र के लिए कदम, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए आम, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के लिए नीम और रेवती नक्षत्र के लिए महुआ। तो इस तरह से हमारे उदयपुर के गुलाब बाग में एक नक्षत्र वाटिका का निर्माण हुआ है। वहाँ सभी तरह के वृक्ष लगाकर उसके ऊपर नाम लिखे गए हैं और वहाँ नित्य जो बेनिफिट आते हैं लोग वहाँ पे, अभी तो कोरोना काल चल रहा है उसमें तो नहीं जाते होंगे लोग, लेकिन उससे पहले हम भी हमारी कई बार मासिक संगोष्ठियां वहाँ पे करते हैं और नक्षत्र वाटिका का बहुत अच्छा वहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं जो गुलाब बाग में घूमने नित्य जिनका दैनिक दिनचर्या में शामिल है, वो लोग भी वहां जाकर उसका नित्य लाभ उठाते हैं और वहां सभी तरह के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छी इस पर्यावरण को समर्पित
इतनी हम जब हमने मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इतनी विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे शरीर के आसपास हर समय मंडराती रहती है, तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए यदि हम पर्यावरण का साथ लें या हम उसका साथ दें तो वो हमें बहुत अच्छा सहयोग दे सकती है। ये मेरी सबसे आपसे विनती है और ये एक विनम्र निवेदन ही है कि कृपा करके आप सभी जने पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करें, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। और नक्षत्र के अनुसार लगाएं तो आप भी उसका बहुत अच्छा यूज ले सकते, क्योंकि वह वृक्ष हमें नित्य देते ही हैं, कभी लेते नहीं हमसे। इवन कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी वो लेते हैं और हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। तो इतना तो हमारा बनता है कि हम यदि इस धरती पे हैं और हमें बैलेंस करना है हमारे जीवन को, तो हमें पौधे लगाने चाहिए। और साथ में थोड़ा सा स्वार्थ मनुष्य होता ही है, तो अपने स्वार्थ यानी अपने नक्षत्र का पौधा लगाए तो उसे डबल बेनिफिट मिलेगा। पृथ्वी का तो उतरेगा ही ऋण और आपके खुद के भी ग्रह पॉजिटिव होंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। सर, इस कोरोना काल में अभी सभी जने, मेरा बस एक 2 मिनट का और अपने तरफ से बताना चाह रही थी। एक ये प्रयोग अभी मैंने बहुत लोगों को कराया और बहुत फायदा मिला कि ये जो संक्रमण काल चल रहा है इसमें हम ऐसा क्या करें, हमारे घर में जो सामग्रियां ही हैं उनसे हम हमारे घर को कैसे प्यूरिफायर करें। तो मार्केट में तो एयर प्यूरिफायर बहुत मिलते हैं आजकल, लेकिन एक घर में एक हमने छोटा सा प्रयोग करके कुछ साल पहले देखा था, वो आज बहुत रंग लाता है। और उसमें मैं आप सबको अपनी तरफ से ये जरूर देना चाहूंगी, तो प्लीज एक आप इस चीज को आप और नोट करें कि जो शुद्ध वायुमंडल हमारे घर के आसपास की ऑरा को हम कैसे, या हमारे घर में जो भी बैक्टीरिया या जो ये संक्रमण काल चल रहा है उससे हम स्वस्थ कैसे रहें, तो आप ये जरूर एक घरेलू उपाय है एयर प्यूरिफायर बनाने का। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एक पतले छिलके वाला नींबू, जिसे कागजी नींबू भी कहते हैं, वह आप एक नींबू लीजिए और 16 लौंग जो हर घर की किचन में मौजूद होती है, उस नींबू के अंदर वो 16 लौंग आप लगा दीजिए, है ना, घोंस दीजिए अलग अलग जगह पे। फिर एक पंसारी की दुकान पे शतपर्णी पाउडर मिलता है और एक दालचीनी का पाउडर मिलता है, वो लेकर जो नींबू आपने लिया है उसके साथ में एक टिश्यू पेपर के अंदर उसको बांध के और उस चूर्ण के साथ में दोनों शतवर्णी का और दालचीनी का जो चूर्ण लेंगे आप, वो उस नींबू के साथ में रख के एक टिश्यू पेपर के अंदर और उसे धागे से बांध दें और घर के किसी भी कोने में आप रख दें। ये 1 महीना तक आपकी घर को एयर प्यूरिफायर करने का काम करेगा। और मैं समझती हूँ इस काल में ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि हम जहाँ पे नित्य बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं और अपना वर्क प्लेस भी आजकल घर से ही करते हैं, तो वहां पे हम कम से कम संक्रमित ना हो। अब आपका कोई प्रश्न हो जो अब तक जो आज मैंने बताया उसमें से यदि आपको कुछ पूछना है, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। बहुत सारी बातें मैंने भी पहली बार सुनी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, और ऐसे ही सभी को ये पसंद आया है। तो मैं अभी सबसे अनुरोध करूंगा कि कुछ अगर सवाल पूछना चाहते हैं कोई, तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं ऊपर, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा और वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपने नाम नहीं लिखा है लेकिन वीडियो देख रहा हूं मैं आपका। भाई साहब आप खुद को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। मैडम नमस्कार। नमस्ते। हाँ, ये आपने ऊंचाई नीचाई का लेवल का जो इफेक्ट बताया है भूमि में वास्तु के हिसाब से, तो यदि हम फ्लैट परचेज करते हैं पहली मंजिल दूसरी मंजिल पे या मल्टी स्टोरेज में कहीं भी, तो उसमें ऊंचाई नीचाई का ख्याल कैसे हो पाएगा? प्लीज इसके बारे में गाइड करें। सर, ऊंचाई नीचाई का ये हम जब जमीन लेने जाते हैं
जब तो हम वहाँ की प्लॉट की दशा देख लेंगे कि कहीं पे होता है ऐसा कि पूर्व दिशा में कोई चट्टाने हैं या वहाँ पे दक्षिण दिशा में कोई खड्डा है, तो वो हम वैसा सिलेक्शन ना करें, या फिर जब हम मकान बनाए तब हम उसे बैलेंस करके या उस चट्टान को हटा के बनाए। लेकिन फ्लैट के अंदर जब बना बनाया ही है, तो यदि निर्माणाधीन है और आप उसमें सिलेक्शन देख सकते हैं कि वहाँ की जमीन तो ऐसी नहीं है कि ऊंचा नीचा हो। और नहीं तो हमें क्या करना है कि जब हम इंटीरियर करते हैं तो हमें हैवी सामान, जब बना बनाया घर है तो आप उसमें हैवी सामान आप दक्षिण में रखें और नॉर्थ को खुला रखें। नॉर्थ में हल्के सामान रखें, ज्यादा भारी सामान दक्षिण दिशा की तरफ या नैऋत्य की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ रखें, और उत्तर को पूरब को हल्का रखें, ईशान को बिल्कुल हल्का रखें। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज की अपने स्टडी में मुझे शामिल किया और आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से सभी बातों को ओपनली और प्रैक्टिकल बताया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी। आपका नाम बताया नहीं आपने? विजय शेखर पारीक, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद। मैं अभी सुवर्ण कलश मैडम है, उनको अनम्यूट करता हूँ। मैडम आप बात कीजिए, सवाल पूछिए आप। ये अभिषेक लिखा है, आप मैडम अनम्यूट करके बात कीजिए। मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही? अनम्यूट पे टच कीजिए, हाँ कीजिए बात। यस, हाँ आवाज आ रही है। हाँ, पावले सरांना माझा नमस्कार, मॅडमला पण नमस्कार. हा, नमस्कार. मला विचारायचं आहे पुनर्वसू आपलं नाव काय मॅडम? मंगला टोचे. ओके. हा, पुनर्वसू आणि भरणी या नक्षत्राचे वृक्ष कोणते? मैडम आप बताएंगे पुनर्वसु और भरनी वृक्ष का? आप अनम्यूट करके बात कीजिए मैडम, आपका माइक बंद है। हाँ यस, आ रही है आवाज। अरे बरनी नक्षत्र का आंवला है। आ रही आवाज, बोलिए मैडम। बरनी नक्षत्र का आंवला है और पुनर्वसु नक्षत्र का बांस है। बांस? हाँ, यानी कि बेम्बू। बाम्बू। बांबू, अच्छा ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थँक यू. श्रद्धा राहते मॅडम, आपण बोला अनम्यूट करून. केलं. नमस्कार मैडम, मला ते सूर्य संबंधी ते पेड़ लगाने का आपने बोला था ना, फिर से बोलेंगे क्या एक बार? हेलो मैम, हिंदी में बोले। हेलो, हाँ जी बोले। हाँ, वो सूर्य के संबंधी आपने बताया था ना कि कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो वो पेड़ बताया था आपने पेड़ के नाम बताए थे लगाने के लिए। तो वो सूर्य के संबंधी का पेड़ शुभ होने के लिए पेड़ का नाम क्या है वो बताइए ना। आंकड़ा जिसको बोलते हैं ना, जो दो तरह के होते हैं, एक सफेद आंख होता है और एक पर्पल आंख। तो जो भी आंख की सेवा आप करेंगे या कहीं भी मंदिर में लगाएंगे आंख का वृक्ष, तो वो सूर्य से संबंधित फायदा देंगे आप। रुई म्हणतात ना आपल्याकडे त्याला। अच्छा, रुईचं झाड का? हाँ, रुई। मराठी में क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन श्वेत आर्क गणपति वगैरह आपने सुने होंगे, श्वेत आर्क के हैं, या श्वेत आर्क आंकड़ा का पौधा जो शिव भगवान वही माला चढ़ाई जाती है। संस्कृत में आर्क, संस्कृत जी संस्कृत में आर्क कहते हैं उसको, और आप लोग हिंदी में आंख कहते हैं और हम उसको रुई कहते हैं, रुई। ठीक है, तुम्हाला समजलं ना मॅडम? सुवर्णा कळसकर मॅडम आपण बोला। दीपक जी पिंपले साहब, दीपक पिंपले, अनम्यूट करके बात कीजिए आप।
हाँ मैडम, आवाज येतोय सर? आ रही है आवाज। हाँ ये हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि वास्तु में, वैदिक वास्तु में हम रत्नाध्याय और धातु अध्याय को भी महत्व देते हैं, जो कि ग्रंथों में भी लिखा गया है। तो उसमें वो उसके बारे में अपने कुछ थोड़ा सा बताएंगे जरा? आज मैंने वर्षा ऋतु काल और पर्यावरण का जो अपन ने जाने अनजाने में हास कर दिया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये तैयार किया था। बाकी तो बहुत सी चीजें आपको सारे स्टोन है, ये है, और बहुत सी रेमेडी मिल जाती है, लेकिन वृक्ष और ग्रह और नक्षत्र और राशि के अनुसार आपको ये सब चीजें ना बहुत कम अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको इंक्लूड करूं। बाकी सूर्य से संबंधित रत्न तो माणिक होता ही है, चंद्र से संबंधित रत्न यदि आप जानना चाहेंगे तो वो मोती है, मंगल से संबंधित आपकी मूंगा होता है, और बुध से संबंधित पन्ना होता है। रत्न के बारे में ही जानना चाह रहे हैं ना? नहीं, वो धातु अध्याय मतलब कुछ धातु भी डालते हैं ना वास्तु, और रत्न स्थापना करते हैं, तो वो दोनों के बारे में कुछ प्रकाश डालिए, ऐसा उनका कहना था। तो कोई बात नहीं, आप अगर अलग सब्जेक्ट से बाद में बात भी करना चाहते हैं हाँ तो वो भी हो सकता है जी। धातु अध्याय के बारे में जी मैडम। मैं कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपके सामने वो भी व्याख्यान पेश करूंगी। और कोई सवाल? थैंक यू मैडम, थैंक यू। श्रद्धा राजन से झाले कल। हाँ है, 2-3 सवाल है, और आपको कोई आपत्ति नहीं है ना, ले सकते हैं ना सवाल आप? कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। किशोर जी वाघ, आप सवाल पूछिए अनम्यूट करके। किशोर सर, आप सवाल पूछिए अनम्यूट करके। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं हुआ है आपका माइक। अनम्यूट करके सवाल पूछिए सर। सुवर्णा कलस्कर, आप सवाल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो, आवाज नहीं आ रही। रोहिणी मैडम, आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है मैडम? आपकी आ रही है। हेलो सर। हाँ ये रोहिणी मैडम, हाँ बोला। ते बोला कलर बोला दिशा नक्षत्राप्रमाणे कलर जे आहे त्याचा चार्ट मॅडम कडून मिळेल का, किंवा आपण टाकू शकाल का त्याच्यावर? मैं विचारतो मैडम, आप कलर्स बोले हैं नक्षत्र के आधार पे, तो उसका चार्ट मिल सकता है क्या, पूछ रहे हो? मैं आपको भेज दूंगी नक्षत्र और कलर्स के बारे में आपने जो बात की है, हाँ मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मिल जाएगा आपको किशोर जी। थैंक यू सर। यस मैम, थैंक यू थैंक यू। हाँ रोहिणी मैडम, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर नीचे और एक है, उन्होंने अपना वीडियो चालू करना चाहिए क्योंकि नाम भी नहीं लिखा है, तो Redmi 6 Pro ऐसा लिखा है उधर, वो बात कर सकते हैं वीडियो चालू करके। ऑडियो वीडियो चालू कीजिए अपना। आज शायद इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है। अमोल दरेकर। हाँ सर, मैं रोहिणी बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। रोहिणी बात कर रही हूँ सर। मुझे कृत्तिका और मूल का पेड़ का नाम चाहिए। कृत्तिका और हाँ बोल रही है मैडम, बोल रही है मैडम। ओके। का जो पेड़ है वो गुलर। ओके, कृत्तिका का गुलर। और किसका चाहिए आपको? मूल 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 नक्षत्र। मूल नक्षत्र को साल की एक ही है। यूज करते हैं। ओके हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू रोहिणी मैडम। आप सवाल कीजिए। ऋषिकेश Redmi नाव Pro आहे. 6। ऋषिकेश नाव आहे माझं।
हाँ मैडम, मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि मेन दिशा जो रहती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर ये मेन दिशा कॉर्नर में चले जाए तो उसे विदिशा वास्तु कहते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें अगर ईशान्य दिशा फेसिंग है और साउथ ईस्ट पूरी बंद है, यानी कॉमन वॉल है, तो उसमें मुझे ये पूछना था कि अगर भवन का सेंटर देखते हैं या फिर प्लॉट का सेंटर देखते हैं, क्योंकि एक साइड तो पूरी कॉमन वॉल में आ गई ना, तो सेंटर चेंज होता है क्या? दोनों का सेंटर सेम चाहिए या फिर वो भवन का सेंटर कंसिडर करते हैं? नहीं, वैसे तो विदिशा प्लॉट नहीं लेना चाहिए यदि प्लॉट लिया है आपने तो, लेकिन यदि ईशान का विदिशा प्लॉट है तो सबसे नैसर्गिक शुभ प्लॉट कहलाया जाता है वो। जी हाँ। सेंटर लेना है आपको तो जो भी आपकी दिशा है, जो भी आपके सेंटर में हॉल आ रहा है, तो आपको उसी को सेंटर का केंद्र स्थान मानना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन एरिया का सेंटर अलग होता है और एक प्लॉट का सेंटर अलग होता है। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं आता उसको डिवाइड करने के बाद, खाली 3-4 फीट के आगे पीछे घूमता है वो चारों तरफ, लेकिन फिर मैटर करता है। अच्छा, और वो अगर साउथ ईस्ट बंद हो, यानी कॉमन वॉल है, तो उसके लिए रेमेडी क्या होनी चाहिए साउथ ईस्ट बंद होने की वजह से? साउथ ईस्ट बंद है और यदि वहाँ आपका क्या बना रखा है? कुछ नहीं, एक हॉल है जो कनेक्टेड है, यानी ईस्ट में पूजा घर है, बाद में हॉल है और बाद में लास्ट में साउथ की तरफ किचन आता है, तो वो पूरी वॉल बंद है। हमने ये करवाया अभी तक और देखा कि जो उस दीवार के टच में यदि बेड आ रहा है या सोफा आ रहा है या कोई स्टडी टेबल आ रही है, तो आप बिल्कुल टच करके ना रखें उसे थोड़ा दूर, ताकि आप वो सांझी दीवार जो है, कॉमन वॉल जो है, तो आप उससे बच सकते हैं। कम से कम 6 इंच दूर रखें। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने वो अपना कवि कुलगुरु कालिदास ये है ना, वहाँ पे अटेंड किया था नागपुर में ही। वहाँ धुंडीराज सर आए थे जब वो यंग एज में थे, तब चांदे सर थे वहाँ पे कुलगुरु सर, तब मैंने वहाँ पे अटेंड किया था, यानी VNIT का और ज्योतिष अपना क्या बोलते हैं इसको, वास्तुशास्त्र, ये दोनों फ्यूजन करके एक असेंबली हुई थी वहाँ पे नागपुर में। तो बहुत अच्छा हुआ था उस वक्त। जी जी। आपको थैंक यू सो मच। तो आप मेरे से आप पर्सनली फोन करके आप मुझसे जी हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नूतन पाटिल मैडम, आप बात कीजिए। पाटिल मैडम, बात कीजिए आप। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी प्रीति माने मैडम, बात कीजिए आप। अनम्यूट करके बात कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हेलो, बात कीजिए अभी। धन्यवाद। अरे मैडम नहीं, धन्यवाद मैडम। आप जरा आपका पेड़ नक्षत्र के रिलेटेड और ग्रह के रिलेटेड लिस्ट दे सकते हैं क्या? हाँ, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी उज्जवल सर को और वो ग्रुप में डाल देंगे आप। ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है, थैंक यू मैडम। नूतन पाटील मॅडम, आपला आवाज येत नाहीये। अमोल दरेकर, अनम्यूट करून बोलू शकता आपण। अमोल दरेकर, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी लगभग सब सवाल हमने कवर कर लिए हैं। हेलो, हाँ सर, विचारू का? हेलो सभी, हाँ बोला। हाँ हेलो, हाँ मैडम, अमोल बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अमोल बोल रहा हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि पहले के जो वास्तुशास्त्रज्ञ थे तो उनका जो मेन थियरी था कि 2 वास्तु रूल था कि हर जगह का ओरा चेक करने का, और ओरा चेक करने के लिए वो 6 महीना वो जगह पे ही रुकते थे और पूरा वो जगह का स्टडी करते थे। हमारे जो गांव बने वो उसी के अनुसार कि 9 धान्य उसमें वो जमीन में डालते थे, तो कोई धान्य 1 दिन में भी आता था, कोई 10 दिन में, कोई महीने में। तो ऐसा वो थ्योरी था पहले लोगों का।
और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हर ग्रह के जो लक्षण होते हैं कि घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ हो, घर आर्थिक रूप से सहयोग दे, आध्यात्मिक हो और सामाजिक रूढ़ि से और परंपरा की ओर बढ़ाए, ऐसा जो लक्षण मैंने शिल्प शास्त्र में पढ़े, तो मैडम आप उसके रिगार्डिंग कुछ बता सकते हो क्या? हेलो, आपकी माइक म्यूट है मैडम, अनम्यूट कीजिए। ये आप यदि अलग से मुझे कॉल करके पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलेगा मैडम, मैं करता हूँ आपको। हाँ, क्योंकि लंबा इसका आंसर रहेगा। थैंक यू। सभी के सवाल हमने ले लिए हैं और बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर हुआ है। आप कुछ अभी बात करना चाहेंगे मैडम, क्योंकि हम समारोह कर रहे प्रोग्राम का। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया और जब आप कहेंगे मैं आपकी जरूर एक नया टॉपिक के ऊपर लेकर आपके पास फिर आपको कुछ ना कुछ स्पीच अपना रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो हर रोज की तरह हम अभी डॉक्टर सविता मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज के प्रोग्राम का समापन और आभार प्रदर्शन की करेंगे। थैंक यू। हेलो हेलो जी मैडम, बात। हेलो जी मैडम, अभी आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। सभी को नमस्कार। जी, आज हमने आधुनिक युग में वास्तु इस विषय पर श्रीमती प्रवीणा माथुर वास्तु शास्त्राचार्य मैडम का मार्गदर्शन पर और बहुत ही उपयुक्त व्याख्यान सुना है। वास्तु एक प्राचीन जीवन शैली है। अथर्ववेद में ऋषि मुनियों ने वास्तु भवन का विचार किया है। प्रार्थना गुरुदेव से स्वर्गतम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गरज हो, गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। आभा मंडल के हिसाब से सजीव निर्जीव वस्तुएं होती है। भवन की रचना का अध्ययन आभा मंडल से चेक करते समय करना चाहिए। ऊर्जा से जीवन शक्ति हमें मिलती है। जल का स्थान उचित जगह होना चाहिए। वायु तत्व घर के अंदर कैसा होना चाहिए, इसके हिसाब से द्वार और खिड़कियां होनी चाहिए। एनर्जी लेवल भी चेक करनी चाहिए। प्लॉट के आकार का भी विचार करना चाहिए। प्लॉट के मुख के पास मंदिर की, बड़े बिल्डिंग की छाया नहीं होनी चाहिए। विश्वकर्मा वास्तु, मानस सागर, प्रसाद मंडल इत्यादि अनेक प्राचीन वास्तु ग्रंथ है। सिंहमुखी प्लॉट निवास के लिए अच्छा नहीं होता, मगर कमर्शियल वास्तु के लिए ये प्लॉट फायदेशीर होता है। आकाश पाताल लेके कुल 10 दिशाएं होती है। राशि नक्षत्र से हमारा भूमंडल प्राप्त होता है। हर एक दिशा पर कौन से ग्रह का प्रभुत्व है ये मैडम ने बताया। जैसे कि पूरब पर सूर्य का, पश्चिम में शनि का, दक्षिण में मंगल का, ईशान के अंदर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। वैसे ही अपने शरीर भी अलग अलग तत्वों से प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क में आकाश तत्व, नाभि में वायु तत्व, घुटनों में पृथ्वी तत्व, पैरों में जल तत्व होता है। वास्तु पुरुष और उनके आसपास 45 देवताओं का प्रभुत्व होता है। दिशा, नक्षत्र, राशि स्वामी, इनके हिसाब से ऊर्जा कैसी मिलती है ये मैडम ने बताया। ब्रह्म स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा का तत्वों का संतुलन बिगड़ने से वास्तु दोष निर्माण होता है। ग्रह वास्तु के सूत्रों का भी बहुत महत्व है। ईशान्य कोण गुरु से प्रभावित होने के कारण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पूरब और उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा देती है। रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए। वास्तु में दिशा और ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जन्म नक्षत्र के हिसाब से घर में कलर कौन सा आयोजन करना चाहिए ये भी मैडम ने बताया। नक्षत्र और वृक्षों के बारे में भी मैडम ने बताया। 27 नक्षत्रों के हिसाब से विविध कलर का ज्ञान मैडम ने हमें दिया। जन्म नक्षत्र के अनुसार अपने रूम को कलर करने से जरूर फायदा होता है। घर के पास बड़े वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। दिशा के अनुसार घर के बाहर बड़े वृक्ष लगाना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आंवला, साउथ वेस्ट में जामुन इत्यादि। तुलसी मेन गेट के पास लगाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और सारी इच्छाएं पूरी होती है। विवाह समस्या, संतान समस्या,
धन वृद्धि के लिए गुरु ग्रह का पीपल और केले का वृक्ष लगाना चाहिए। इत्यादि सारे ग्रह नक्षत्र इसके हिसाब से वृक्षों का वर्णन मैडम ने किया है। कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग रिश्ते बिना भी किसी रिश्ते को निभाते हैं, शायद उसे श्रोता कहलाते हैं। स्वागताध्यक्ष शोभगिरी मैडम ने श्रीमती प्रवीणा माथुर मैडम का नए ढंग से और बड़े खूबी से परिचय करवाया, उसके लिए गिरी मैडम का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब इस गौरवशाली ज्ञान यज्ञ में इस सुनहरे पलों का साक्षीदार रहे, इसलिए आप सबका धन्यवाद। श्रीमान पावले एवं समस्त आयोजक परिवारों को मैं सही दिल से धन्यवाद देती हूँ और ये ज्ञानेंद्र अविरत चलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। पावले सर। धन्यवाद सर। पावले सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज म्यूट हो गई उनकी। पावले सर माइक म्यूट झालाय तुमचा। यस यस, थैंक यू थैंक यू। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इधर, और सविता मैम आपका भी धन्यवाद। और मैं अभी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज पूरी करके ये मीटिंग एंड करूंगा 2 मिनट, तो सभी की इजाजत चाहिए मुझे। थैंक यू। धन्यवाद पावले सर। धन्यवाद।